नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। हेमंत अत्री सर आज मेरे साथ हैं। आरपी राय जी आज चूंकि फिर छुट्टी पे है तो मैं उनकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सर बहुत स्वागत है आपका। एक जरूरी खबर आई है आज कि चुनाव आयोग ने अब ये कहा है कि जो वोटर डिलीशन के लिए फॉर्म 7 का एक प्रोविजन उन्होंने निकाला था 2019 में, उसमें अगर आपको अपनी आईडी बनानी है तो अब आपको पहले सिर्फ एक मोबाइल नंबर से हो जाता था, लेकिन अब आपको आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर देना होगा, जिससे कि आप अपना आधार नंबर डालेंगे और उसके लिंक्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तब जो है आप उसको डिलीशन कर सकते हैं। मेरा सर कहना यह है कि आप पहले तो जरा हमें ये बताएं कि फॉर्म 7 का प्रोविजन क्या है, क्यों लाया गया, उससे पहले क्या होता था, और अब क्या आपको लगता है कि ये एक कर देने से सारी लीकेज रुक जाएगी। दूसरा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये बात तब उन्होंने की है जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो उन्होंने एक फैक्ट चेक करके 2 मिनट के अंदर निकाला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऑनलाइन नहीं डिलीट होते हैं नाम। अब वो ये करने नहीं होते हैं और अब उसमें हम आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से हम लोग करेंगे। इस पे जरा समझाइए कि सर ये खेल कर क्या रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गणेश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं ना, इसको आइसोलेशन में मत देखिए, इसको एक कंटिन्यूटी में देखिए। राहुल गांधी ने 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन इसको सारी के प्रोविजंस को बदल देता है अपने ऐप के ऊपर भी और सारी चीजों के। और ऑथेंटिकेशन क्या करता है कि आधार लिंक ऑथेंटिकेशन, ये एक पक्ष इसको यही रोक लेते हैं एक सेकंड के लिए, ताकि चीजों को सरलीकरण हो सके। अब दर्शक जानते हैं कि जो अलंग में जो कुछ हुआ था कर्नाटक के अंदर, वो तो फरवरी 2023 में हुआ था और वो चोरी पकड़ी गई थी। चुनाव आयोग ने सारे के सारे वो क्या नाम आपका सिम कार्ड, टेलीफोन नंबर, सारी चीजें दी थी कर्नाटक सीआईडी को। पार्शियल दी थी, पर दी थी। वो सारे फर्जी सिम कार्ड थे और थे। तो मेरा सवाल ये है कि फरवरी 2023 से और आज 24 सितंबर है, 23 सितंबर को चुनाव आयोग लागू करता है कि फार्म 6 हो, 7 हो, 8 हो, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको आधार लिंक उसका यूज करना पड़ेगा। तो ये काम तो 2.5 साल में पहले भी कर सकते थे और ये चोरी पकड़ी भी गई थी फरवरी 23 में। तो इसका मतलब क्या है कि पहले मंशा नहीं थी। उस समय राजीव कुमार अग्रवाल थे इलेक्शन कमिश्नर, शायद साहब जो आपके दोस्त थे। 2.5 साल तक वो चलता रहा। अब ये ज्ञानेश गुप्ता जी आ गए। ठीक, एक पक्ष तो ये है कि इनको अब याद क्यों आई। तो एक तरीके से आप इनडायरेक्टली आप समझे तो राहुल गांधी के जो आरोप थे, क्या उनको आपने चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं कर लिया है प्रोक्ष तौर पर? ये तो मानना ही पड़ेगा ना। नहीं तो ये काम आप अपने आप स्वतः स्फूर्त कर सकते थे अपना फरवरी 23 से लेकर के अब तक। इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग बिल्कुल चौड़े में पकड़ा गया है और अब फेस सेविंग एक्सरसाइज कर रहा है। नंबर एक। नंबर दो, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसने फार्म 6, 7 और 8 इन तीनों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर अगर कोई चेंज किया है तो आपने देखा कि उन्होंने कोई घोषणा की है इसकी, ऑफिशियली कुछ बताया है? कोई शब्द नहीं। चुपचाप मंडे की शाम को नहीं था ये, कल से लागू हो गई। कल अब जब आप करोगे इलेक्शन कमीशन के उस पर जितने एप्स हैं उस पे, उस पर ये ऑथेंटिकेशन मांगता है और ई एप्लीकेशन एक तरीके से आपकी जाएगी। पहले आप फार्म भरेंगे, आपका जो एपिक कार्ड है उसके जरिए, आपके आधार कार्ड के जरिए, फिर वो जाके ई रजिस्ट्रेशन फाइनली जाकर के ई फॉर्म ई सिग्नेचर। आपने कहा फार्म 7 थोड़ा सा पेचीदा ना हो जाए, इसको सरल कर दूंगा। फार्म 6 होता है नई रजिस्ट्रेशन के लिए। मान लीजिए आपको मुझे किसी को अप्लाई करना है, हम अप्लाई करें नए वोटर के लिए ऑनलाइन। फार्म 7 होता है वोट कटवाने के लिए, वोट ट्रांसफर कराने के लिए, कि अब हम यानी किन्हीं भी कारणों से, डेथ के कारण और किसी कारण से। फार्म 7 में क्या प्रोविजन है? एक, मैं, मेरा परिवार का कोई सदस्य कोई भी अप्लाई कर दे उसको, एक खुद ही कि भाई मैं अब दिल्ली से फला जगह शिफ्ट हो गया, मेरा वोट वहां ट्रांसफर कर दीजिए। एक पक्ष वो है। दूसरा, आप कर दे पड़ोसी के नाते कि भाई ये तो अब रहते नहीं। तीसरा उसके अंदर ये है कि बीएलओ अपनी जांच के दौरान कर ले, या किसी स्क्रूटनी के अंदर वो नंबर आता है किसी भी कारण से, तो ये सारे के सारे प्रोसीजर। वोट हटाने का फार्म 7 है। और अगर आपने अपने नाम के अंदर कुछ एडिशन कराना है, कुछ डिलीशन सुधार कराना है, तो वो फार्म 8 है। तो ये सारे के 6, 7 और 8 नंबर फार्म है। सारा इश्यू क्या था अलंग के अंदर? वो था मामला कि आपके वोट मैं कटवा रहा था और आपका एपिक नंबर यूज करके, आपको पता ही नहीं। और मजेदार बात ये निकली जांच के दौरान कि जो मैं कटवा रहा था, मेरी भी आइडेंटिटी फेक थी। और अब तो जांच के अंदर ये भी आ गया कि जो जो 100 नंबर इलेक्शन कमीशन ने दिए थे कर्नाटक से, उन्होंने जांच कर दी। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर ये फेक आईडी के जरिए टेलीफोन नंबर लिए गए। और इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, जो इस घटनाक्रम के बाद अभी तक एक्सपोज नहीं हुई,
वो चीज क्या हुई कि इलेक्शन कमीशन ने सितंबर 2023 के अंदर डॉक्यूमेंट दिए थे इनको आईपी एड्रेस लेकर के उन फोनों से जिनके जरिए किया गया। जब उसको वो फार्म दिए गए तो अपने सीआईडी कर्नाटका ने अपने साइबर एक्सपर्ट्स के जरिए उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि ये कहां से अटेम्प्ट हुई। तो पता लगा कि वो सारे के सारे डायनेमिक हैं और वो सारे नंबरों पर आप एग्जैक्ट जियो लोकेशन उसकी ट्रेस नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली जाके बात ये पहुंची कि जो राहुल गांधी ने भी इशारा किया कि 100 लोग बैठ करके एक XYZ जगह पर कर्नाटका से बाहर ये सारा खेल कर रहे थे। दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ ए कॉल सेंटर और समथिंग लाइक दैट। तो अगर चुनाव आयोग वास्तव में उसकी नीयत ठीक होती, वो ईमानदार होता, तो इस सारी की सारी चीज को तभी कर देता इमीडिएटली। और तब से लेकर के अब तक अगर वास्तव में जांच के प्रति चुनाव आयोग गंभीर है तो कर्नाटका सीआईडी 18 चिट्ठी लिख चुकी है कि साहब आपने जो हमें फोन नंबर दिए थे ये 100, इनके एक तो हमें डेस्टिनेशन आईपी दे दीजिए और एक डेस्टिनेशन पोर्ट दे दीजिए ताकि हम उनकी जियो लोकेशन निकालें। वो नहीं दिया आज तक। इसका मतलब क्या है कि चुनाव आयोग जो पिछला कारनामा था जिसने भी किया वो कोई कांग्रेसी तो होगा नहीं। अगर कांग्रेसी होता तब तक टक जाते सारे। तो वो कौन होगा, ये सवाल दर्शकों पे छोड़ देते हैं। चुनाव आयोग क्यों इतना कंप्लेसेंट रहा पूरे 2.5 साल। अब विषय केवल इतना है कि आप डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट क्यों नहीं दे रहे, जब आप नंबर दे सकते हैं, आईपी एड्रेस दे सकते हैं। और सारे के सारे फोन नंबर जो 100 थे उनके अंदर डायनेमिक ये है कि जियो लोकेशन ट्रैक नहीं, सबका जियो लोकेशन बंद है। आईपी एड्रेस दे दिया लेकिन जियो लोकेशन बंद है। तो ये अब मांग रहे हैं 2.5 साल से, 2 साल से। सितंबर में ही शुरू किया था पहला लेटर, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट। वो आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। यानी कि वही मंशा राजीव अग्रवाल की थी और वही मंशा ज्ञानेश गुप्ता की है कि चुपचाप चीजों को बदलते चलते आगे, पता मत लगने दो पहले क्या था अब क्या था। ये तो अपने किसी साथी ने रिपोर्ट कर दिया आज एक्सप्रेस के अंदर कि ये चुपके से मंडे को व्यवस्था नहीं थी और कल से लागू हुई। अदरवाइज तो इतना बड़ा चेंज आप कर रहे हो तो आप लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, वोटर्स को बताओगे नहीं। एक प्रेस नोट जारी करने में आपको परेशानी, ट्वीट जारी कर देते, प्रेस नोट जारी कर देते, कुछ भी एक 4 लाइन का बयान जारी कर देते, कुछ भी तो नहीं किया। इसका मतलब चोरी छिपे जो जो फॉल्ट लाइन्स पकड़ में आ रही है और जिससे चुनाव आयोग प्रीवी था, उन सारी फॉल्ट लाइन्स को चुपचाप स्टेल्थ तरीके से ठीक करके और सारे मामले को रफा दफा करने की फिराक में है ताकि असलियत बाहर ना आए। हकीकत ये है। अब जी कर्नाटक की सरकार ने 2 दिन पहले क्या किया, उन्होंने भी पकड़ लिया सारा खेल। अब ये दबाव में आ गए। कर्नाटका सीआईडी 18 चिट्ठी लिख चुकी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, उन्होंने भी सीआईडी की बजाय इस सारे मामले की जांच, जो अलंग का मामला था, जितना ये वोट जिस तरीके से कटवाने की बात थी, इस सारे खेल की जांच एक एसआईटी को दे दी है, सीनियर आईपीएस के अंदर, और साइबर एक्सपर्ट भी है उसके अंदर। तो वो अब नए सिरे से इसकी जांच शुरू करेंगे। ये वही आईपीएस है, बहुत दबंग और बहुत ही टेक्निकली बड़े साउंड है, जिन्होंने, अगर आपको ध्यान हो, जो रविन्ना था कर्नाटका वाला, उसकी 1 साल के अंदर, ही वाज हेडिंग दैट एसआईटी आल्सो, और उन्होंने 1 साल के अंदर उसकी भी सजा करा दी। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि आप चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन उसमें असली जो ओनस है वो चुनाव आयोग के ऊपर है कि जो कर्नाटक की जांच एजेंसियां मांग रही हैं वो आप उनको डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट दोगे या नहीं, या चुपके से ये जितनी कमियां थी इनको दूर करके और साइड हो जाओगे अपने आप जैसे करते हैं। तो ये वो खेल चल रहा है ज्ञानेश भाई, और इसी पे नजर रखने की जरूरत है कि ये पहले क्यों नहीं किया गया, अब क्यों किया गया, और ये बताया क्यों नहीं गया। सवाल ये। जी नहीं सर, मेरे 2 सवाल हैं। क्या आपको लगता है कि ये करने से कुछ रोक लगेगी, ये जो लीकेज है कि कहीं से भी कॉल सेंटर से बैठ करके, क्योंकि जो राहुल गांधी ने दिखाया था उसमें ये कह रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर से उठा रहा है, जो उस, क्योंकि उसमें नियम ये है फॉर्म 7 का कि जो भी ऑब्जेक्शन फाइल करेगा या नेम रिमूवल रिक्वेस्ट जो फाइल करेगा वो उसको उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, उसी बूथ के सीरियल नंबर 1 वाले वोटर को वो बना रहा है एडमिन, या जो भी आप कह लीजिए उसको, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो किसी को भी रिक्वेस्ट कर रहा है रैंडमली, या जो भी उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक लीकेज रोकने के लिए प्रभावी तरीका हो सकता है, और इससे भाजपा को परेशानी होगी? कम से कम फिलहाल तो जो एक लूप होल था उसको टाइट करने की कोशिश की है। दूसरा, फॉर्म 7 सर, क्या पहले कैसे नाम रिमूव किए जाते थे 2019 से पहले? नहीं, उसका तो सिंपल सा एक तरीका, ये कोई रूल चेंज, फॉर्म 7 की व्यवस्था शुरू से ही, उस समय इस तरह का कट थ्रोट कंपटीशन नहीं था। बेसिकली क्या है, आज की तारीख में जो राजनीति हो रही है, इसको आप पॉलिटिक्स तो कह ही नहीं सकते, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ये राजनीति नहीं कह सकते आप, इसको कैंपेनिंग नहीं कह सकते। दिस इज शेयर डेटा मैनिपुलेशन। आई हैव बीन टेलिंग यू टाइम अगेन, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि इतनी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है कि ज्ञानेश भाई का मुझे पता है कि वो मुझे वोट नहीं देंगे,
तो उनका उपचार क्या करना है वो मेरे पन्ना प्रमुख बता देते हैं मेरे सिस्टम को, और बाकी काम सिस्टम कर देते हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जो सवाल आज तक पब्लिक डोमेन में है, हर बूथ के ऊपर पहला ही व्यक्ति जो है, सारे का सारा जो आपने पैटर्न देखा, पहला ही व्यक्ति क्यों कर रहा है, नंबर 1 क्यों कर रहा है? इसका मतलब उस बूथ की पूरी वोटिंग लिस्ट की एक्सेस किसके पास है? जो आदमी खेल कर रहा है। नहीं तो 100 लोग बैठे कहीं बैठ के काम कर रहे हैं, उन सबको ये कैसे पता कि वोट नंबर इस बूथ पे एक ही है? वो एक पैटर्न है, उस पैटर्न को समझिएगा। और वो पैटर्न बिना चुनाव आयोग की मिली भगत के, और वो बिना सत्ता पक्ष की मिली भगत के, वो संभव ही नहीं है। ये मान करके चलिएगा, कोई विपक्षी तो कर ही नहीं सकता, भूल जाइए आप। और जिस तरीके के चुनाव परिणाम 2014 के बाद से लगातार आ रहे हैं, उससे ये बात साबित होती है कि ये अलग अलग पैटर्न है। और ये पैटर्न आपने क्या देखा महाराष्ट्र के अंदर, कि लाखों वोट जोड़ करके अब आप जो बिहार में देख रहे हैं वो लाखों वोट घटा करके, यानी कि को कहीं पर कोई मॉडल है, कहीं पर कोई मॉडल है, और वो चुनाव आयोग की पूरी सहमति से। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। जो फॉर्म 7 है, सिंपल इसका तरीका ये क्यों नहीं होना चाहिए कि ज्ञानेश भाई जा रहे हैं तो वो अपनी वोट बदलवा ले, बीएलओ है वो चला जाए, या सरकार ऑफिशियली उनको नोटिस दे कि साहब आप यहाँ नहीं रहते, आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। तीसरा व्यक्ति कोई मेरे पड़ोस वाले को क्यों मेरी वोट कटवानी चाहिए, सवाल ये क्यों कटवानी चाहिए? तो इस प्रोविजन को खत्म क्यों नहीं किया जाता है कि एनी टॉम डिक एंड हैरी सिंपली कम्स एंड जस्ट कंप्लेन्स कि ज्ञानेश तिवारी इज नो मोर स्टेइंग? व्हाट डज इट मीन? आप ठेकेदार हो क्या? आप अपने बीएलओ की ड्यूटी, हर साल वोट रिवाइज होते हैं कि नहीं, बाकायदा 2 कट ऑफ डेट्स होती है, तो उसमें कीजिए वो। और जो बीएलओ का सिस्टम है उसको फुल प्रूफ कीजिए। जो ऑनलाइन वाली जो चीजें हैं जितनी भी, क्या ज्ञानेश भाई इतना एडवांस, हम आईटी सॉफ्टवेयर के, हम पूरी दुनिया के पावर हाउस अपने आप में कहते हैं, चुनाव आयोग के जितने भी ऐप थे उन सबको जब एक जगह वो किया गया, तो क्या किसी भाई के समझ में नहीं आया कि ये क्या होने लग रहा है? और कम से कम अलग के बाद तो समझ में आ ही जाना चाहिए था। उसके बाद भी उस 2.5 साल के दौरान क्या क्या हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्यों हुआ? वो तो चोरी पकड़ी गई थी ना। तो ये जो ऑथेंटिकेशन था, आधार लिंक्ड ऑथेंटिकेशन, ये तभी क्यों नहीं करवा दिया आपने? अब क्यों करवा दिया? क्योंकि ये पता है कि राहुल गांधी ने जब कह दिया है तो ये पूरे देश में वोट चोरी का एक अगला एपिसोड है। अगले जो आने वाले हैं उसमें फर्दर कोई डेवलपमेंट आएंगे। तो इन चीजों को, चोरी छुपे जो अपनी पिछली कमियां थी, उन पे मिट्टी डाल के आगे बढ़ने की तैयारी। सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था, ये क्यों हुआ, ये एक्शन आपने तब क्यों नहीं लिया? और सवाल जब सुधार का आता है, आप आज गए कि साहब मुझे जो है पोलिंग बूथ की फुटेज दे दी थी, 2 मिनट में आपने कानून बढ़ा दिया हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कि 45 दिन के बाद नहीं देंगे। तब तो आप इतने जल्दी है, क्या छुपाना चाह रहे हैं आप? वहां तो बहू बेटियों का आपको फुटेज याद आएगी, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था बड़ी संसद के अंदर, सारी बहन बेटियों के फोटो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे आप। तब ज्ञानेश गुप्ता कहाँ चले गए थे? वो किसी की बहन बेटियां नहीं थी क्या? तो कुतर्क के दौर के अंदर साइंस की बात करना, सवाल की बात करना, मुद्दे की बात करना बड़ा दुष्कर है। और अब ये सारी चीजें जो दिख रही है ना, चोरी चोरी चुपके चुपके जो ये सारी चीजें की जा रही है, आप ये बताइए अलग के बाद अभी तक एक शब्द ऑफिशियल कहा ज्ञानेश गुप्ता ने? एक शब्द, सूत्रों के द्वारा, फला के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, आप सामने आइए ना, आप क्या कह रहे हैं ट्विटर पे, और कर्नाटक का सीओ क्या कह रहा है? उन दोनों का ही भेद देख लीजिए। कर्नाटक का सीओ तो आपका ही ब्रांच है, वो क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की सारी फॉल्ट लाइंस धीरे धीरे एक्सपोज होती जा रही है, और वो इनको ओपनली एडमिट करके एड्रेस करने की बजाय वो धीरे से मिट्टी डाल करके आगे बढ़ने की फिराक में है। क्योंकि आपके जो पोमेरियन मीडिया है वो सुबह से शाम तक मोदी जी का बापू बजाते रहते हैं, सवाल उनको पूछना नहीं है। तो ऐसे में जो मेन इशू है इस पे आप बात कर रहे हो, और कौन कितनी बात कर रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया का काम नहीं है कहीं? जो आपके ये प्रचार पत्र, समाचार पत्र जिनको आप कहते हैं, कहीं पे ये खबर दिखी आपको? क्यों नहीं दिखी? because they are a party to the things, they are a part of the main ecosystem. That is the whole unfortunate situation कि पूरी स्थितियों को चुनाव आयोग को अपने हिसाब से मैनेज करके और बाहर निकलने का रास्ता दिया जा रहा है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये चुनाव आयोग तो 1952 से चल रहा है ज्ञानेश भाई, 2024 में आकर के मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी कि चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी रहेगी, नहीं खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा? क्यों? हमारे संविधान निर्माता इतने ना समझते क्या? बीच के प्रधानमंत्री इतने ना समझते कि चुनाव आयोग को इस तरह की इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है? जो इम्यूनिटी राष्ट्रपति को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, किसी मुख्यमंत्री को नहीं, वो राजीव कुमार अग्रवाल को, ज्ञानेश गुप्ता को क्यों नहीं चाहिए? मुझे बताएंगे आप? तो ये सारा खेल ही वो है कि ये सारी चीजें देर सवेर, देखिए भारत जैसे देश में इतने बड़ी चोरी और डकैतियां लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती, देर सवेर आना है इनको। एक चीज आपने कर्नाटक में देखी महादेवपुरा में, दूसरी ये देखी आपने, अभी बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र की आएंगी। हरियाणा का कार्यक्रम कल देख ही लिया आपने, शुरू हो गया, हाईकोर्ट ने रिटर्निंग अफसर को बुला लिया।
अचानक कि आके भाई बताओ मुझे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, पोस्टल बैलेट आए, भाई ने 150 वो लिफाफे खोले ही नहीं। और कैंडिडेट ने कल हाईकोर्ट के अंदर बताया कि 150 लिफाफे तो खुले ही नहीं। क्यों? कि बोले उनका स्कैन नहीं हो पा रहा था। अगर स्कैन नहीं हो पा रहा था तो उसका भी रूल है कि जो स्कैन नहीं हो रहा उसको कैसे काउंट करेगा, वो भी नहीं किया। और वो हार जीत का मार्जिन 32 वोटों का। तो जहां पर जो टेक्नोलॉजी ज्ञानेश भाई लागू है उसको यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर रिजल्ट हासिल करने के लिए। तो उसमें चुनाव आयोग यहाँ करे, मतगणना में करे, मतदान के दौरान करे, मतदान से पहले करे, वोटर लिस्ट में करे, चुनाव के दौरान करे, एसआईआर करे ना करे, ये सारे देश के लोगों को देखना है कि जो संविधान ने आपको एक ही तो गारंटीड अधिकार दिया है और तो सारों को पता लगी गया, एक वोट का ही अधिकार था। इसमें भी अगर मैं आपकी वोट कटवाऊंगा तो फिर तो जय हिंद जय भारत आप घूमते रहिए। और चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे तो पता लगे आपकी तो वोट कट गई, 3 साल लगे रहिएगा, क्या होगा इससे? तो ये जो चीज है ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी और डिजाइन है, इसको समझना पड़ेगा। बेहतर बात यह है कि विपक्ष ने इस बात को पकड़ा है और वो इसको लेके घूम रहे हैं पूरे देश में, और ये बात चिपक भी रही है। हर जी। जगह आप देखेंगे वोट चोरी का मामला चिपक रहा है। नहीं सर, मुझे अभी अभी एक बात और समझनी है इस वाले जो इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन वाला एक प्रोविजन नया लेके आए हैं। मान लीजिए कि ठीक है वो आधार से ऑथेंटिकेट होगा, लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि, चूंकि मानना पड़ेगा ये भाजपा के रीच है, बूथ लेवल तक है, उनके हर पन्ना प्रमुख जो कहते हैं तो वो मान लिए कि थोड़ा है, काफी रीच है, उनका काडर है। क्या ये संभव नहीं है कि उसी वोटर लिस्ट में से ही एक आदमी को जो वो मान ली सॉफ्टवेयर से करते थे या कैसे भी हैक करके या किसी भी तरीके से करते रहे हों, जेन्युइनली एक वहां का भाजपाई वोटर पकड़े और उससे उससे फाइल करा दें? तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कि आप आधार ऑथेंटिकेशन लगा देंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जेन्युइन उस गांव का एक जेन्युइन आदमी आधार फाइल करेगा उससे कि साहब ये 7 लोगों के नाम मुझे कटवाने हैं, और बीएलओ को आप पकड़ करके बोल दिए भाई, बीएलओ भी सारे उसी उसी माइंडसेट के आजकल उसी विचारधारा के रखे जा रहे हैं, अपॉइंट ही उसी ढंग से किए जा रहे हैं। हमने देखा है यहाँ गांव में जाकर के कि लोग एक एक सर्टेन उस विचारधारा के लिए ही के लोग ही काम कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर खुद ही छांटते हैं कि यहाँ नहीं रहते हैं, ये उधर के इस पार्टी में हैं, ये उस जात के हैं तो संभवतः उधर देंगे, ये इस धर्म के हैं तो इधर देंगे। तो ये तो कोई बहुत फुल प्रूफ प्लान होना नहीं। अभी विपक्ष को इस पे क्या करना चाहिए? मतलब वो लोग थोड़ा, क्योंकि राहुल गांधी तो जितना झंडा उठा सकते हैं उठा रहे हैं, बाकी विपक्ष वाले मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा इस पे उतना एग्रेसिव नहीं है, या उतनी उतना साथ ही दे दें एटलीस्ट आकर के राहुल गांधी का। ये सर कितना कितना रोक लगाएगा ये आधार ऑथेंटिकेशन? नहीं गणेश जी, इसमें केवल एक ही चीज होगी, इसको समझने की जरूरत है इससे होगा क्या। जो आनंद में पकड़ा आपने वहां क्या पकड़ा कि मैंने ज्ञानेश भाई की वोट कटवाने का अप्लाई कर दिया, और मेरी जो फोन नंबर था जिसके थ्रू मैंने किया वो भी नकली था और सारा था, केवल आपका एपिक नंबर असली था। ठीक। और जब आपने आके मुझे पकड़ा कि भैया मेरी वोट कैसे कटवाई, तो मैंने कह दिया साहब मेरे को तो पता ही नहीं। यानी कि मुझे फेक करके वो कॉल सेंटर से या जहां भी हो, तो अभी जांच होनी है, मैं और आपको नहीं कह सकते, वो खेल वहां हो रहा था। अब केवल इससे इतना ही बचेगा कि बाकी सारी प्रक्रिया सेम रहेगी। जो आदमी करेगा उसकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश हो जाएगी, ये इनका दावा है ऐसा कि इससे आइडेंटिटी स्टेब्लिश। मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपको, जिसके पास चुनाव आयोग की वोटर लिस्टों की एक्सेस है डायरेक्ट, कि सब जगह बूथ वोटर नंबर 1 सब उसके जरिए खेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आधार वाले सिस्टम को मैनिपुलेट करना कितनी देर का काम है। जो आदमी किसी खास पर्टिकुलर संरक्षण और इकोसिस्टम में काम कर रहा है उसके लिए बहुत ही छोटी चीज है। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि फॉर्म नंबर 7 जो है उसका प्रोविजन कि कोई भी वोट कटवा दे, कोई भी जाके बीएलओ को रिपोर्ट कर दे, टू दैट एक्सटेंट तो समझ में आती। लेकिन जो कार्रवाई या तो बीएलओ के जरिए हो या सिस्टम के जरिए हो, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट कम एंड सी के भाई गणेश तिवारी कल से वोट नहीं डालेंगे, ये यहाँ नहीं रहते। ये बीएलओ जो फॉर्म 7 का जो भी है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो डायरेक्ट अप्लाई करने की बजाय अगर उसके एक व्यवस्था की जाए कि वो बीएलओ को जाके रिपोर्ट करे और बीएलओ अपने हिसाब से नोटिस करे, उस आदमी की सुनवाई करे, तो मुझे लगता है वो बेहतर व्यवस्था हो सकती है। वरना जो एप्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं उनको आधार लिंक करने में कितनी देर का काम है, यहाँ सब कुछ संभव है। जिस तरीके से डेटा मार्केट में खुला बिकता है कुछ पैसों के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में डेटा बिकता है, कोई डिजिटल सिक्योरिटी नाम की चीज हमारे यहाँ वैसे भी नहीं। जिस तरीके से बैंक सुबह शाम तक आपके साथ धोखे होते हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को प्रोएक्टिव होकर के, जो कि प्रोएक्टिव वो पिछले 10 साल से माफ कीजिएगा और नहीं रहा, सबसे पहला काम तो उनको ये कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और उसके अंदर सारी राय लेकर के, हो सके तो 2-3 बार बैठवाना, पूरा एक होमवर्क लेकर के, क्योंकि ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। दूसरा आपने कहा कि बाकी विपक्ष के लोग सड़कों पे नहीं आ रहे, ऐसा यहाँ पर जिस तरह लागे सो तक जाने। महाराष्ट्र में हो गया काम, हरियाणा में हो गया,
मध्य प्रदेश में हो गया तो राहुल गांधी कौन सा तभी जाएंगे, उसके बाद चले ना, जब ये लगा कि सारी लंका ही लुट गई अब तो कुछ बचेगा नहीं। अब वो चले हैं एसआईआर को लेकर के, उनको महादेवपुरा भी याद आ गया और भी सारा। अच्छी बात, डेमोक्रेसी बच गई। अब आप देखिएगा थोड़े दिन बाद, अब चुनाव से एन पहले आपने कहा ना एक्टिव नहीं हो रहे, चुनाव से एन पहले केजरीवाल भी लोगों को दिखा रहे थे कि देखिए ये हारे थे, उनकी वोट की। क्या हो गया इससे? उनकी खुद की जो नई दिल्ली सीट थी, वहां हमने पहले चर्चा की थी कि ये चुनाव हारेंगे इस बार, क्योंकि छोटे मार्जिन की सीट थी, छोटी कंस्टिट्यूंसी थी, और वही काम कर दिया, डेटा मैनिपुलेशन के जरिए कर दिया पार। तो वो भी सड़कों पे आए थे, लेकिन कब आए? जब चुनाव प्रक्रिया बीच में थी। ऐसे ही आपने देखा ममता बनर्जी ने पूरा शोर मचाया, उनका एक डेलीगेशन भी मिल गया इलेक्शन कमीशन से, उसके बाद फिर शांत हो गए। उन्होंने तो एक्सपोज किया था ये कि हरियाणा का वोटर वेस्ट बंगाल के अंदर वही पैटर्न जो महाराष्ट्र के अंदर। अब वो बिल्कुल शांत बैठ गई, जब उनके ऊपर आएगी तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और अब तो ज्ञानेश भाई ने नया काम कर दिया, ज्ञानेश गुप्ता जी ने, कि उन्होंने जो है पूरे देश में एसआईआर लागू कर दी। तो पूरे देश को एक होमवर्क पहले बीजेपी दिया करती, हिंदू मुस्लिम का कुछ और का, अब इन्होंने दे दिया कि वोट बचेगी कि नहीं बचेगी। लगे रहो आप। जो आदमी लोकसभा चुनाव में वोट डालता है, वो विधानसभा चुनाव के लिए कागज लिए फिर रहा है। बिहार के अंदर कोई पूछने वाला नहीं, कोई लॉजिक नहीं। देश की सर्वोच्च अदालत के अंदर 62 दिनों से तारीख की तारीख चल रही है। चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति थी वो अंडर चैलेंज थी, उसका क्या हो गया? मेरे ख्याल कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब तक तारीखी मिलती रहेंगी। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना ज्ञानेश जी, जब तक आप ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबिलिटी के साथ इन चीजों को प्रोएक्टिवली नहीं देखेंगे, शोर मचाते रहिए राहुल गांधी, क्या फर्क पड़ जाएगा? अगला तो जवाब ही नहीं दे रहा है। दे हैव नॉट इवन बॉदर्ड टू रिस्पॉन्ड टू दैट। यही सब है। राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया महादेवपुरा का, तो उनको तो नोटिस दे दिया कर्नाटक सीओ ने। उसने तो एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी की बात की, असेंबली की। जो श्रीमान अनुराग ठाकुर जी हैं, वो आपके प्रिय मित्र जो है देश के गद्दारों को और ये सब, उन्होंने तो 6 लोकसभा जो 35 असेंबली कवर करती है उनके अंदर वही डेटा दिया। आज तक उनको नोटिस हुआ क्या? उनकी कोई ट्रोलिंग हुई क्या? वो तो राहुल गांधी से भी गंभीर बात कह रहे हैं। वो क्यों कह पाए? क्योंकि उनके पास मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट अवेलेबल है। राहुल गांधी पिछले 1 साल से करा के तमाम चिट्ठियां लिख ली, सब कुछ कर लिया। कितनी बार चुनाव आयोग से अपील कर दी कि हमें रीडेबल वो दे दीजिए फॉर्मेट के अंदर, वोटर लिस्ट दे दी क्या किसी एक स्टेट की? और बीजेपी के पास इजिली एक्सेसिबल है। जिस काम को एग्जामिन करने में राहुल गांधी को कांग्रेस को 6 महीने लगे मैनुअली, वो 2 घंटे में करके बता दिया अनुराग ठाकुर ने कि ये 6 पार्लियामेंट थी, इनकी ये असेंबलियां हैं, इनके अंदर ये खेल है। तो फिर कांग्रेस को भी दे दीजिए ना। एक तरीके से ये तो चुनाव आयोग की मदद ही हो रही है। जो आप एसआईआर के जरिए क्या कर रहे हो, शुद्धिकरण। तो वही शुद्धिकरण अगर ज्ञानेश भाई करना चाहे, मैं करना चाहूं, कोई भी करना चाहे, तो उसमें कहां परेशानी? वी आर हेल्पिंग देम, बट दे डोंट नीड हेल्प ऑल्सो। इसका मतलब जो मंशा है, द वेरी इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेस इज अंडर क्लाउड्स, इट्स डाउटफुल। और ये सारी प्रक्रिया किसी एक्स को मदद करने के लिए की जा रही है। और चुनाव आयोग जो भी कुछ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सारा आनंद चल रहा है। देखिए आप हर बार हियरिंग में कभी इधर की कभी उधर की, मूल मुद्दे पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे बात हुई तो बता दीजिए। जिस कन्विक्शन के साथ चुनाव आयोग का वकील पहली तारीख पे 10 जुलाई को ये कहता है जस्टिस सूर्यकांत को कि माय लॉर्ड हमें एसआईआर कर लेने दीजिए, बीच में कोई डॉक्यूमेंट मत जोड़िएगा, हमें कर लेने दीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा, ये कोई छोटी बात है क्या? और उसके बाद एक जो आधार कार्ड को लगवाने के लिए कि नहीं इसको मानना पड़ेगा, 4 बार ऑर्डर करना पड़ा, 1 बार सजेशन, 3 बार ऑर्डर, चौथी बार में जाकर के माना। तब तक सारी ऑब्जेक्शंस वगैरह फाइल होने की टाइमलाइन जा चुकी थी। तो ये चुनाव आयोग है, ये जुडिशरी है, आप देख लीजिए। नहीं सर, मेरा मेरा अगला सवाल वही था कि जब सुप्रीम कोर्ट को एक डॉक्यूमेंट ऐड करवाने के लिए 4 बार हियरिंग और फाइनली उनको कहना पड़ता है, ऑर्डर में लिखवाना पड़ता है कि नहीं आप आधार को मानेंगे, उसी तरीके जैसा बता रहे हैं कर्नाटक में एसआईटी बनाई गई और एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर को वहां लगाया गया है, तो वो भी जो इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग से चाहिए वो भी उनसे ही चिट्ठी लिखेगा, मांगेगा, वो तो नहीं देते। फिर वो क्या करेगा? आखिर पे तो कोर्ट ही एक रास्ता है, क्योंकि उसके पास तो शायद इतनी पावर नहीं है, क्योंकि वो अपने को भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बताता है और भाजपा वाले भी उसी के पीछे छुपते हैं कि भाई चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, उसको कुछ मत कहिए। वो अगर नहीं देते हैं तो वो करेंगे क्या? उनके पास रास्ता क्या है? बहुत कर रिपोर्ट बनाकर लगा देंगे वो एसआईटी। नहीं, आज की तारीख में तो ज्ञानेश भाई, जब सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने बताया कि अपना एक वैध आदेश, एक बहुत वेल इंटेंशन आदेश कि भाई आधार कवरेज 96% के बिहार में, उसको क्यों ना डॉक्यूमेंट मानेगा, उसको लागू पहले सजेस्ट किया, 3 बार ऑर्डर किए, और वो जब लागू किया जब सारे का सारा प्रक्रिया ऑब्जेक्शन की खत्म हो चुकी थी। तो इसको आप हिमाकत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
तो जब ये जाएंगे कागज मांगने के लिए कि भाई हमें ये आईपी डेस्टिनेशन नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपको क्या लगता है सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? होना तो वही है जो कुछ ताकतें चाह रही है। यही तो चीज है जो राहुल गांधी घूम घूम के बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का भी माइट जो है वो अंदर सीरियस क्लाउड है। उसकी भी पूरी की पूरी जो चीजें हैं, जुडिशरी पे जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, वो अपने आप में जुडिशरी को जांचने की जरूरत है। परसों जस्टिस सूर्यकांत क्या कह रहे थे कि बहुत सारे जजों के कामकाज का ये का वो का सारा उन्होंने बताया, ज्ञान दिया कि काम ठीक नहीं हो रहा है। वो सिलेक्ट किए हुए किसके? इस देश के अंदर तो लंबे समय से कॉलेजियम सिस्टम लागू है। खुद ही इनडायरेक्टली स्वीकार कर रहे हैं अपनी टिप्पणी के अंदर। और ये एक बार नहीं, ये तमाम बार ये होता है। अभी आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो एक व्यक्ति से, एक जज से क्रिमिनल का काम ही ले लिया था सारे का सारा, फिर बाद में उसको बहाल कर दिया। तो आज की तारीख में जुडिशरी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, माफ कीजिएगा, जुडिशरी इस रास्ते पे जा रही है, उसका भी भगवान ही मालिक है। मुझे तो यही लगता है कि आप ही भर्ती करने वाले, आप ही कॉलेजियम में उन हीरो को चाट के लाने वाले, चाहे वो भाजपा का प्रवक्ता हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो कर्नाटक के अंदर हो, चाहे वो अभी आपने महाराष्ट्र में प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता को हाईकोर्ट में जज नॉमिनेट किया। सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे की हियरिंग है, उससे पहले आपने तमिलनाडु के अंदर ओथ दिलवा दी। कर लीजिए, क्या करेंगे, हाईकोर्ट जज बन गया, जाइए आप, करता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ ला करके खड़ा के फिर आप कहते हो कि बहुत सारे जजों की कार्यप्रणाली, जजों की कार्यप्रणाली, ज्ञानेश तिवारी ने तो सिलेक्शन नहीं किया, ना किसी यूपीएससी ने किया है, तो सिलेक्शन तो आपने ही किया है। ओनस इज ऑन यू। व्हेन विल यू एडमिट दिस? व्हेन यू विल रेक्टिफाई? इज देयर एनी प्रोग्रेस? नो। आज से 20 साल बाद का सीजीआई तय कर रहे हो आप, किसी के भतीजे को लगा करके। ये तो हालत है। तो कुल मिलाकर के जो आपके जो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ थे, वो किस दिशा में काम कर रहे हैं तो इस देश के लोग बड़े अच्छे से देख रहे हैं। 95% ऑफ द सिस्टम इज गॉन टू द वेयर इट शुड नॉट हैव गॉन। जी, तो आज के लिए सर इतना ही। और हमें नजर बना के रखनी होगी कि ये जो इलेक्शन कमीशन बार बार ये नियम बदल देता है धीरे से, उसको उसमें शंका ही रहती है उसके जरिए कुछ नया, ये कुछ दरवाजा खोल रहे होंगे कि बाकी आम जनता या हम जैसे लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं, जो कॉल सेंटर में बैठे हैं, वो शायद उनको समझ में आता है कि इससे कैसे निकलना है। तो उस पर नजर रखनी होगी हम लोगों को। सर, हमसे उनसे बात करने के पूछ लिए बहुत उनसे बहुत पूछ उनसे पूछ के ही करते होंगे ना, ये भी तो मान के शायद चलिएगा। शायद करते हो। उनसे तो हम उनसे लोग, पूछ के ही हमारा करते काम है हम बताना, सूचना देना। और आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।